फूड और एक्ने का कोई रिलेशन है नहीं एज सच एलोपैथी के हिसाब से। पिगमेंटेशन हो गया तुमको तो इन आयुर्वेदा तो हम बहुत सारे ड्रग्स यूज़ करते हैं जो वर्नियागन के, हम लोग उसको पिगमेंटेशन रिड्यूस करने वाले जो ड्रग्स है वो यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक यष्टि मधु नाम का ड्रग है। अगर तुमको काला दाग आ गया है तो उसको निकालने के लिए जैसे एलोपैथी में केराटोलाइटिक एजेंट्स होता है, जैसे सैलिसिलिक हो गया, ग्लाइकोलिक हो गया, तो उसी तरह आयुर्वेदा में टंकन है, कोई शार एप्लीकेशन है, या फिर तुम मुस्ता शिकाई जैसे ड्रग यूज़ कर सकते हो जो केराटोलाइटिक एक्शन करते हैं। वाटर में तुम मिक्स करो, थोड़ा सा 1 स्पून लो, थोड़ा सा एक 10 to 20 ml वाटर लो, उसको हल्का सा मिक्स करो, उसको लगा करके रखो, फिर एक 25-30 मिनट्स तक उसको रखो। वो जब ड्राई हो जाएगा उसको वॉश कर लो। एक ये मेथड से आप लगा सकते हो। सुबह लगाएं या शाम को लगाएं? रात को तुमको जब टाइम मिलेगा तब रात को लगाना चाहिए, क्योंकि नाइट में यू आर वेरी लगा करके सो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 आवर्स में सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, और अगर इंडोर हो तो एटलीस्ट वंस तुमको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। मात्रा कितनी होनी? मात्रा वो 1 टेबल स्पून बोलते हैं, बड़ा टेबल हाँ 1 टेबल स्पून मात्रा उसका बोलते हैं कि इतना तुम सनस्क्रीन अप्लाई करो, बट विच इज़ ओके। मेरा मन है कि मैं आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट करूँ, हर्बल दुनिया जीऊँ। हाँ, मैं नहीं चाहता किसी प्रोडक्ट को यूज़ करना। तो क्या मैं उड़द ब्लाइंडली ऐसे यूज़ करने से मैं ज़्यादा स्पॉइल्ड केसेस ज़्यादा देख रहा हूँ। हाँ, अभी एक एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इस बारे में, तो मैंने मेलाज्मा जो डिसीज़ है जिसमें फेस पे पिगमेंटेशन होता है, तो एक क्रीम है जिसके अंदर बहुत, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके अंदर हाइड्रोक्विनोन भी है, ट्रिटेनोइन भी है, स्टेरॉइड भी है। ब्लाइंडली वो अप्लाई करने की वजह से मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि उनका फेस जो होता है हाइपो, मतलब कम सफ़ेद और फिर काला, सफ़ेद काला, ऐसा अजीब सा फेस हो जाता है। ज़्यादा प्रोडक्ट साहब मत यूज़ करो। 3 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्लिनसर यानी कि फेस वॉश, सेकंड है मॉइस्चराइज़र यानी कि जो मॉइस्चराइज करेगा स्किन को, और तीसरा है सनस्क्रीन। फंगल इन्फेक्शन ना हो बारिश के दिनों में, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? क्या हम बार जब नहाकर आते हैं कीप इट ड्राई। बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि आप इसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि ग्लूटाथियोन जो है अल्टीमेटली तुम्हारे मेलानिन को टारगेट कर रहा है। अगर आप आईवी ले रहे हो तो 100% चांसेस है कि आपका जो बाल है वो वाइट हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हेयर में भी तो मेलानिन है। जिम जाने वाले जो बंदे हैं और जो प्रेग्नेंट जो रही हैं महिलाएं, उनके स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स रिमूव करने के लिए कोई उपाय है? काफ़ी हद तक मुझे आयुर्वेदिक इंटरनल मेडिसिन से उसमें रिलीफ मिला है। खूबसूरती किसी नहीं पसंद, लेकिन जब आपके चेहरे पर कुछ हो जाए तो आप सबसे पहले किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को खोजते हैं। तो आज खोजते खोजते हम आ चुके हैं आयुर्वेद के डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर आदित्य इंदानी। आज हम आपके सारे सवालों के जवाब इनसे लेंगे। आदित्य, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चेहरे पर जब भी कुछ होता है तो सबसे पहले टेंशन हम जब आईने के सामने आते हैं तो एकदम से हो जाती है। Exactly. फिर हम अपना कभी चेहरा छुपाते हैं, कभी एक समय लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम्स की बात करूँगा, पिंपल्स। पिंपल्स का कारण क्या है, और ख़ास तौर पे मेंस में ये क्यों होते हैं? मेंस में ये क्यों होता है? सो जनरली अभी जो मैंने पेशेंट्स देखे हैं उनका एज अराउंड पोस्ट प्यूबर्टी है। 18 से 24 एज वालों को एक्ने और पिंपल्स देखने ज़्यादा मिलता है। तो ये सेबेशियस ग्लैंड होता है जो कि स्किन में होता है, उसका ओवर एक्टिविटी के कारण होता है। तो हाइपर केराटिनाइजेशन, सेबेशियस ओवर एक्टिविटी, फिर बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन, ये सब पैथोलॉजीज है पिंपल्स के, एक्ने के। लेकिन उसके बाद उसका इनिशियल स्टेज में ही उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसके कारण काफ़ी हो सकते हैं, हार्मोनल हो सकता है, डाइट रिलेटेड हो सकता है। आयुर्वेद से देखो तो डाइट और एक्सरसाइज हम लोग पहले ही कंसिडर कर देते हैं। अगर जब हो जाते हैं उसके बाद जो जगह छोड़ जाते हैं उनके लिए लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि यार इनको कैसे भरा जाए, ये अब गड्ढे से पड़ गए हैं। तो उसके लिए क्या इलाज हो सकता है? ओके, सो 2 टाइप के आपको पेशेंट देखने मिलेंगे। एक तो गड्ढे जो पिटेड पड़ गए, मतलब गड्ढे हो गए, और दूसरे जो हाइपर कॉर्निफाइड है, ज़्यादा बड़े बड़े हैं। तो हाइपर कॉर्निफाइड के लिए हम आयुर्वेदा के हिसाब से लेखन चिकित्सा जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं। और जो गड्ढे भरे हैं उसके लिए जैसे एलोपैथी में हाइलोनिक एसिड है, वैसे आयुर्वेदा में शतुद्रुत जो एक फॉर्मुलेशन है जिसको 100 टाइम्स वॉश्ड घी है, वो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। ना हो पिंपल्स, इसके लिए क्या किया जाए? किन चीज़ों का सेवन करें, किस चीज़ का परहेज करें,
धूप से बचें या कितनी बार वॉश करें, तो थोड़ा डिटेल से बता दीजिए आप। सो एक्ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आप आयुर्वेदा के हिसाब से देखो तो दिनचर्या और ऋतुचर्या फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिनचर्या और ऋतुचर्या फॉलो Okay. करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो दिनचर्या का मतलब होता है डेली रेजिमेंट कैसा होगा। तो अभी तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठते 4:48 AM को तुम जग जाना चाहिए, फिर उसके बाद में तुम रूटीन एक्टिविटीज़ कैरी करो, उसके बाद बाकी सब दिनचर्या के जो एलिमेंट्स है वो सब देखो। और फिर ऋतुचर्या एक पार्ट होता है जो सीज़न है, पर्टिकुलर सीज़न के हिसाब से हम लोग ऋतुचर्या प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे अभी बारिश का सीज़न है, तो बारिश के सीज़न में वात जो दोष है, 3 ह्यूमर्स होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो वात काफ़ी डोमिनेंट होता है, तो वात के कारण बहुत सारे डिसीजेस तुमको स्किन में या फिर बाकी सब जगह भी देखने मिलते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल विल कंप्लेन ऑफ जॉइंट पेन अभी ये सीज़न में, तो उनके लिए ट्रीटमेंट ऐसा हो जाता है कि तुम वात को कंट्रोल करो पहले तो सीजनल वाइज, और बाकी जो पैथोलॉजी है इंटरनली उसको भी तुमको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो बात ये रही कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो अगर तुम एलोपैथी के बुक्स में पढ़ोगे तो उन्होंने शुगर के बारे में एक चीज़ बोला है, शुगर तुम कट डाउन कर सकते हो। और एक रेफरेंस ऐसा है, फिट्सपैट्रिक में ही लिखा है कि फूड और एक्ने का कोई रिलेशन है नहीं एज सच एलोपैथी, हाँ एलोपैथी के हिसाब से। बट तुम यहाँ अगर देखो तो मुझे ऐसा लगता है जो खट्टा है, जो सॉल्टी है और जो तीखा है और जो मीठा भी कुछ मामला हद तक, तो वो एक्ने कराने के लिए, फिर पित्त दोष को इम्बैलेंस करके एक्ने कराने के लिए मतलब कारण है। तो उसको तुम अवॉइड कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डाइट में देखो तो जंक फूड हम बहुत इजीली कंज्यूम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जंक फूड एक हो गया, और दूसरा स्लीप सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, स्क्रीन टाइम तुम जितना कम करोगे उतना अच्छा रहेगा। और फोर्थ टाइम, एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरुआत करने के लिए तुमको एक आयुर्वेदिक फिजिशियन का ज़रूरत पड़ेगा। तो उसमें तुम सीज़न के हिसाब से पंचकर्मा करा सकते हो, या फिर एक हेल्थ मेंटेन रखने के लिए भी तुम बाकी सब मेडिसिन ले सकते हो। ये तो हुई पिंपल्स की बात हाँ। है। कई दफ़ा लोगों के स्लीप टाइम, आप अभी आपने हाँ, बात की स्क्रीन टाइम खराब होने की वजह से आंखों के चारों हाँ, तरफ yes। काले घेरे हो जाते हाँ, हैं, डार्क सर्कल्स जिसे हम कह देते हैं। इसका कारण क्या स्क्रीन टाइम ही है, इसकी कोई और वजह भी है, और इसके हटाने के क्या उपाय हैं? सो डार्क सर्कल्स के लिए काफ़ी बार डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अभी हेक्टिक लाइफस्टाइल है सबका। इन मुंबई एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड, सब लोग भाग दौड़ कर ही रहे हैं लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए या फिर कोई चीज़ करने के लिए, तो कर ही रहे हैं। तो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक कॉजेज़ ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इनको खून का कमी है क्या, ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है। इनको थायराइड का कोई बीमारी नहीं ना जिसकी वजह से इनको काले दाग हो रहे हैं, वो भी देखना ज़रूरी हो जाता है। और उसके साथ कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है क्या जिसकी वजह से उनको काले दाग हो रहे हैं, वो देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर ये सब हटा दो तो फिर बाकी फिर तुम्हारा डाइट स्लीप पे आ जाता है। फिर तुम डाइट अच्छा रखो, तुम स्लीप प्रॉपर लो, और तुम हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक अच्छा आहार लो, तो उससे तुम बैलेंस कर सकते हो। और फिर रही हटाने की बात, अगर पिगमेंटेशन हो गया तुमको, तो इन आयुर्वेदा तो हम बहुत सारे ड्रग्स यूज़ करते हैं जो वर्ण्यगन के, हम लोग उसको पिगमेंटेशन रिड्यूस करने वाले जो ड्रग्स है वो यूज़ करते हैं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक यष्टि मधु नाम का ड्रग है, जो कि ज्येष्ठ मध मराठी में बोलेंगे, या फिर ग्लिसरेजा ग्लैब्रा जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसका। तो वो जो ड्रग है वो ऐसा रिसर्च है कि 14 टाइम्स मोर बेटर देन हाइड्रोक्विनोन है, जो कि एलोपैथी में एक हाइड्रोक्विनोन नाम का ड्रग है जो टायरोसिन एंजाइम को इनिबिट करता है। तो ये भी सेम मैकेनिज्म से एंजाइम को इनिबिट करके पिगमेंटेशन को इनहांस करता है। एक वो मेथड हो सकता है। दूसरा, अगर तुमको काला दाग आ गया है तो उसको निकालने के लिए जैसे एलोपैथी में केराटोलाइटिक एजेंट्स होते हैं, जैसे सैलिसिलिक हो गया, ग्लाइकोलिक हो गया, तो उसी तरह आयुर्वेदा में टंकन है, कोई शार एप्लीकेशन है, या फिर तुम मुस्ता शिकाई जैसे ड्रग यूज़ कर सकते हो जो केराटोलाइटिक एक्शन करते हैं। और फिर उसके बाद तुम रिजुनेट करने के लिए घृत यानी कि घी जो कि प्रोसेस्ड घी है, हम लोग जो प्रिपेयर करके देते हैं वो यूज़ कर सकते हो। ये सब एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो गया। फिर इंटरनल एप्लीकेशन डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरनल पैथोलॉजी पे। रसोई के कुछ उपाय बताइए जिससे कि काले दाग हट सकें, क्योंकि अमूमन
लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता है, कई दफ़ा हम डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से, कई दफ़ा पैसे की कमी होती है, तो रसोई के कुछ उपाय बताइए जिसको हम लगाएं और हमारी त्वचा अच्छी हो जाए, खासतौर पे आंखों के जो काले घेरे हैं। और हमारा फिर क्या ओके ठीक है, तो यष्टि मधु तो इजीली अवेलेबल भी है, ठीक है। और हम लोग रसोई वगैरह में भी रहता है जस्ट मत। किस तरीके से लगाएं अगर आप बताना चाहें तो? हाँ, तो उसको वाटर में तुम मिक्स करो, थोड़ा सा 1 स्पून लो, थोड़ा सा एक 10 to 20 ml वाटर लो, उसको हल्का सा मिक्स करो, उसको लगा करके रखो, फिर एक 25-30 मिनट्स तक उसको रखो, वो जब ड्राई हो जाएगा उसको वॉश कर लो। एक ये मेथड से आप लगा सकते हो। सुबह लगाएं या शाम को लगाएं? रात को तुमको जब टाइम मिलेगा तब रात को लगाना चाहिए, क्योंकि नाइट में यू आर वेरी लगा करके सो जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक वो मेथड से तुम कर सकते हो। फिर एक रेफरेंस है वर्कबट में, तो हमारे जो ग्रंथ में एक रेफरेंस है कि तुम दूध जो होता है मिल्क, उसका नाक में नेजल इंस्टॉलेशन कर सकते हो, जिसकी वजह से वो पिगमेंटेशन हट जाएगा, ऐसा भी है। और तुम देखते हो कि पिगमेंटेशन का कारण अगर आयुर्वेदा के हिसाब से देखो तो शोक क्रोधादि कुपित वात पित्तानु मुखे तनु, मतलब शोक यानी कि ग्रीफ, क्रोध यानी कि एंगर, और ऐसे सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से पिगमेंटेशन होता है। तो ये भी सब तुमको ध्यान में रखते हुए तुमको शायद नस्य देना है, या फिर ऐसा कोई ड्रग देना जो माइंड पे काम करे। तो क्रोध की वजह से भी आपको आता है, ये हो सकता है? यस यस यस, पिगमेंटेशन हो सकता है। अच्छा, व्यंग हो सकता है, नीलिका हो सकता है। व्यंग और नीलिका बेसिकली पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स ही है। व्यंग यानी कि मेलाज्मा, जो कि रूटीन में तुम प्रैक्टिस में देखते हो, और नीलिका मैं लाइकेन प्लानस पिगमेंटोसिस बोलूँ, या फिर उसको लाइकेन प्लानस जैसा डिसीज़ बोलूँ, या फिर उसको एनी पिगमेंटेशन विच इज़ नॉट ऑन द फेस बट ऑन द बॉडी, उसको मैं नीलिका आयुर्वेदा के हिसाब से बोलूँगा। अभी हम फेस की ही और बातें आगे करते हैं। हाँ, कभी कभी मैंने देखा है कि इंसान के चेहरे का रंग अलग है, माथे का रंग अलग है। इसका क्या कारण होता है? और इसको अगर हम कहते हैं ना कि एक ही टोन हो जाए, स्किन टोन एकदम क्लियर हो जाए एक जैसे, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सन एक्सपोजर मेन उसका रीज़न होता है। बेसिकली सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इंडिया में इतना मैच्योरिटी नहीं है सनस्क्रीन से रिलेटेड। सो मुझे ऐसा लगता है फिजिकल केमिकल सनस्क्रीन अवेलेबल है मार्केट में। तुम अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो अलग सनस्क्रीन है, अगर मेलाज्मा प्रोन स्किन है मतलब पिगमेंटेशन प्रोन स्किन है तो अलग सनस्क्रीन है। तो तुम जो नियरेस्ट डॉक्टर है उसको कंसल्ट करके तुम्हारा प्रॉपर सनस्क्रीन सेलेक्ट करो, ताकि तुम्हारा टोन इवन लगे फेस का। मतलब यूं ही किसी के रिकमेंडेशन से हम सनस्क्रीन ना यूज़ करें? कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, बट बेटर रहेगा कि तुम कोई नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करो, ताकि वो राइट चॉइस दे। आजकल पहले मुझे याद है कि शायद आज से 3-4 साल पहले SPF 30+ ठीक था। हाँ। अब SPF 50+ और SPF 100 तक जा रहे हैं। यस, इसके बीच का ये लोचा क्या है? ये एक्चुअली ट्रॉपिकल क्लाइमेट है अपना मुंबई का, मुंबई हाँ। और महाराष्ट्र इंडिया का, तो हाँ। उस वजह से SPF 50 जितना रहेगा उतना अच्छा है। ओके, हाँ, इसका कोई गलत असर तो नहीं जाएगा? हम जितना SPF को ज़्यादा लगाएंगे उससे चेहरे पर सन बर्न प्रोटेक्शन फैक्टर होता है एक्चुअली वो SPF मतलब सन बर्न प्रोटेक्शन फैक्टर, वो जितना ज़्यादा है उतना अच्छा ही है। 50 है तो बेटर है। अच्छा, मैंने देखा है कई दफ़ा सनस्क्रीन लगाते वक्त लोग थोड़ा सा इतना लेते हैं, या कई दफ़ा कुछ लोग रिकमेंड करते हैं कि इतना कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक हाँ, कितना लगाना चाहिए? आइडियल उसका वे तो ऐसा ही है कि अगर तुम आउटडोर हो तो 2 आवर्स में सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए, और अगर इंडोर हो तो एटलीस्ट वंस तुमको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। ठीक है। ऐसा मात्रा कितनी होनी चाहिए? मात्रा वो 1 टेबल स्पून बोलता है, बड़ा टेबल हाँ 1 टेबल स्पून मात्रा उसका बोलते हैं कि इतना तुम सनस्क्रीन अप्लाई करो, बट विच इज़ ओके, तुम अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। और यूजुअली अगर तुम इंडोर्स भी हो, सनलाइट से एक्सपोज भी नहीं हो, तो भी तुम सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, सनस्क्रीन सिर्फ फेस पर यूज करनी चाहिए कि बॉडी हाथों पे पे भी भी? बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन होते हैं उसके भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेस वॉश के बारे में बताइए, खासतौर पे पहले मेल्स के लिए बताइए कि वो कैसे फेस वॉश को यूज़ करें, फीमेल्स कैसे फेस वॉश को यूज़ करें। तो जिनका एक्ने प्रोन स्किन है, यानी कि जिनको पिंपल्स रिकरेंटली आता है, तो उनके लिए आयुर्वेदिकली ऐसे फेस वॉश होने चाहिए जो कि केराटोलाइटिक है। जैसे कि मैंने जो 2-3 ड्रग्स आपको बोले, मुस्ता, शिकेकाई, ऐसे ड्रग्स से आप फेस वॉश प्रिपेयर करके उनको दे सकते हो। और जिनको पिगमेंटेशन है तो उनके लिए तुम पिगमेंटेशन रिड्यूस करने वाले यष्टि मधु जैसे ड्रग्स से तुम फेस वॉश दे सकते हो। और ऐसा नहीं कि फेस वॉश डिसीज ट्रीट करता है, तुम्हारे एक्ने ट्रीट करता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एज अ सोलो प्रोडक्ट काम करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो एज अ सोलो प्रोडक्ट नहीं काम करता, वो बस फेस का क्लिनसिंग के लिए है। हाँ। आयुर्वेद में कोई ऐसा उपाय है कि हम किसी फेस वॉश को यूज़ ना करें जो प्रोडक्ट के रूप में आता है, हम सीधे फेस वॉश करके किसी चीज़ को, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी है, उड़द की दाल है, बेसन है,
इनका उपयोग करने से भी आपका फेस का जो है क्लीनिंग अच्छा हो सकता है? अल्टीमेटली मैकेनिज्म मैंने जो अभी बताया वो वही होता है कि अब ये सब जो मुल्तानी मिट्टी, बेसन, ये सब जो लगाते हो तो उसकी वजह से एक केराट जो अपर लेयर होता है स्किन का वो निकल जाता है, तो तुमको स्किन ज़्यादा क्लियर दिखेगा, फ्रेश दिखेगा। तो मैकेनिज्म तो वही है, और इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस और इट डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप। अगर वात, पित्त, कफ ये 3 जो दोष है उस हिसाब से जो प्रकृति होता है, तुम उस हिसाब से तुम फेस वॉश या फिर एनी ड्रग सिलेक्ट कर सकते हो। तो वात वालों का स्किन ज़्यादा ड्राई होता है, तो तुमको ऐसा कोई फेस वॉश का कंटेंट नहीं देना जो कि ज़्यादा खींच ले, ज़्यादा ये कर ले। पित्त वालों का जो होता है वो थोड़ा सा लाल होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, उनको पस एक्ने आता है। और जो कफ वालों का फेस एक्ने होता है वो सिस्टिक होता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नोड्यूल जैसा होता है, गांठ जो उस जैसा होता है। तो उस हिसाब से तुमको सिलेक्ट करना है कि तुमको पहले डिफरेंशिएट करना है पेशेंट का प्रकृति क्या है, यानी कि आइडियली उसका बॉडी कंस्टिट्यूशन क्या है, फिर डिसीज कंस्टिट्यूशन क्या है, एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट योर ड्रग अकॉर्डिंगली। अच्छा, मेरे मन में सवाल आ रहा है कि मेरा मन है कि मैं आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट करूँ, हर्बल दुनिया जीऊँ। हाँ, मैं नहीं चाहता किसी प्रोडक्ट को यूज करना। तो क्या मैं उड़द का जो उड़द दाल है उसका जो हमारे पास पाउडर फॉर्म में जो आता है, या बेसन है, या हम मुल्तानी मिट्टी है, इनका मिक्स करके इसको फेस वॉश के रूप में डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले नियरेस्ट जो आयुर्वेदिक फिजिशियन है उससे डिफरेंशिएट करना है कि आपका बॉडी टाइप और फेस टाइप जो है वो कौन सा है। फिर आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ब्लाइंडली ये सब यूज़ करना, कभी कभी मैं पोदार में भी जब मैं रेसिडेंसी में था और अभी भी जब ये क्लिनिक में भी मैंने देखा है कि ब्लाइंडली ऐसे यूज़ करने से मैं ज़्यादा स्पॉइल्ड केसेस ज़्यादा देख रहा हूँ। हाँ, अभी एक एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इस बारे में, तो मैंने मेलाज्मा जो डिसीज़ है जिसमें फेस पे पिगमेंटेशन होता है, तो एक क्रीम है जिसके अंदर बहुत, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके अंदर हाइड्रोक्विनोन भी है, ट्रिटिनोइन भी है, स्टेरॉइड भी है, क्लिंगमैन्स फार्मूला जिसको बोलते हैं, एक परफेक्ट क्रीम है पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। बेसिकली हाइड्रोक्विनोन है जो पिगमेंटेशन को ठीक करता है, और एक स्टेरॉइड है जो इन्फ्लेमेशन को बैलेंस करेगा जो हाइड्रोक्विनोन की वजह से, और ट्रेटिनोइन जो है वो केराटोलाइटिक एक्शन करेगा। ऐसा उनका मैकेनिज्म है। बट ब्लाइंडली वो अप्लाई करने की वजह से मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा है कि उनका फेस जो होता है हाइपो, मतलब कम सफ़ेद और फिर काला, सफ़ेद काला, ऐसा अजीब सा फेस हो जाता है। फिर पता नहीं चलता है कि हम लोग सफ़ेद को ट्रीट करने वाले कि काले को ट्रीट करने वाले। इस वजह से वो ब्लाइंडली अप्लाई करना रिएक्शन दे सकता है, फेस को स्पॉइल कर सकता है। इससे अच्छा अगर आपको करना है तो आप नियरेस्ट डॉक्टर को विजिट करो और उससे प्रॉपर स्किन केयर रूटीन लो, एंड देन यू फॉलो। अभी हम स्किन केयर रूटीन की तरफ ही चलते हैं। आप सबसे पहले मेल्स स्किन केयर रूटीन बताइए कि जो अमूमन आदमियों के पास वक्त नहीं होता है, और हमारे देश में एक ऐसा चलन भी है कि अगर लड़के ज़्यादातर स्किन केयर प्रोडक्ट्स का यूज करने लगे तो वो खुद भी कंफर्टेबल फील नहीं करते और सोसाइटी भी उनको कंफर्टेबल फील नहीं करने देती है कि अरे स्किन केयर लड़के कब से करें, जबकि करना चाहिए हर एक को, अच्छा दिखना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेल्स के हिसाब से आप स्किन केयर रूटीन बताइए सुबह से लेकर रात तक के लिए। मैं बेसिक आपको बोलता हूँ, ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप मत यूज़ करो। 3 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है क्लिनसर यानी कि फेस वॉश, सेकंड है मॉइस्चराइज़र यानी कि जो मॉइस्चराइज करेगा स्किन को, और तीसरा है सनस्क्रीन, और एनीथिंग यू कवर विद सनस्क्रीन मॉर्निंग में। और नाइट में आप ऐसा कोई सीरम यूज़ कर सकते हो जो तुम्हारे स्किन को रिज्यूनेट करने वाला है और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने वाला है, जैसे सैलिसिलिक एंड एवरीथिंग, सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक, ऐसे सब यूज़ कर सकते हो। और आयुर्वेदिकली देखो तो मैं तो केराटोलाइटिक मेरे पास जो है मैं वो यूज़ करता हूँ, तो उसमें शंख हो गया, टंकन हो गया, मुस्ता हो गया, शिकाई हो गया, ऐसे सब ड्रग्स मैं यूज़ करता हूँ अगर मुझे देना है किसी को फेस पैक तो। लेकिन 3 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ज़्यादा इसमें मत पढ़ो। क्लिनसर यानी कि फेस वॉश, मॉइस्चराइजर सेकंड, एंड थर्ड इज सनस्क्रीन, बस। ओके। और हफ्ते में जब वक्त मिलता है, हमारी छुट्टी होती है, वीकेंड हो गया या बीच में हमें कोई छुट्टी मिल गई, तो उस दिन फेस मास्क आप यूज़ कर सकते हो वंस इन अ वाइल। अगर आपका कफ प्रधान त्वचा है यानी कि आपका स्टिकी स्किन है और उसके आपको सेबेशियस एक्टिविटी ज़्यादा है, एक्ने प्रोन स्किन है, ज़्यादा लिक्विड है, ज़्यादा सब कुछ है, तो ऐसे टाइम पे आप संडे के दिन या फिर जब भी आपको छुट्टी हो तो आप ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हो जो पूरे फेस को रिजुवनेट करके केराटोलाइज कर दे, मतलब वो लेयर निकाल दे वंस इन अ वाइल।
वंस इन अ वाइल यानी कि संडेज वगैरह पे आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा है। कोई आयुर्वेद का कोई नुस्खा बताइए बेहतरीन सा जो फेस पैक के रूप में मेल्स यूज कर सकें। शतदोत घृत एक है जो मैंने आपको पहले ही बोला, हाँ। 100 टाइम्स वॉश्ड घी है। हाँ। मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसके वजह से स्किन रिजुवनेट होता है, फर्स्ट थिंग। ओके। सेकंड, आपके जो पोर्स है वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, और थर्ड, स्किन मॉइस्चराइज्ड हो जाता है। फोर्थ, पिगमेंटेशन भी रिड्यूस हो जाता है, आपका स्किन ज़्यादा ग्लो करने लगता है। ओके। ये 4-5 चीज़ें जो फ़ायदेमंद है तो वो शतदोत घृत की वजह से होती है। तो इस ये हम शतदूत घृत को हम एज अ मॉइस्चराइजर रोज यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। उसको प्रॉपर प्रिपेयर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको 100 टाइम्स हम वॉश कर रहे हैं, 100 टाइम्स हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा वो रिफाइंड हो रहा है, उतना ज़्यादा वो पोटेंट हो रहा है काम के लिए। ओके। और फीमेल्स के लिए भी बताइए कि वो किस तरीके से अपनी जो त्वचा है उसको और भी ज़्यादा ग्लो कर सकें। सेम है, कोई नहीं है, बस 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको बार बार बोलूँगा। अभी हम मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, अभी मैं कुछ यूट्यूब पर देख रहा था, तो फिटकरी के बारे में मैं बहुत पढ़ रहा था। तो फिटकरी का त्वचा के लिए क्या लाभ है, पसीने के लिए क्या लाभ है, और मसूड़ों के हिसाब से भी मैं जानना चाहता हूँ। एज सच मैंने फिटकरी मेरे प्रैक्टिस में यूज़ नहीं किया ऑनेस्टली, ठीक है। हाँ। बट मैंने जहाँ तक पढ़ा है, एलम यानी कि एलम फिटकरी, जो टीनिया वर्सिकुलर एक डिसीज़ होता है जो कि फंगल इन्फेक्शन है, जो कि हम अभी इसके बाद बात करने वाले फंगल इन्फेक्शन पे। तो जो टीनिया वर्सिकुलर डिसीज़ होता है उससे वो ट्रीट होता है, ऐसा मैंने कहीं तो रेफरेंस पढ़ा था। बाकी मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, तो मे बी वो जो ड्रग है, एलम है, फिटकरी है, वो एज ए एंटी फंगल काम करता होगा, वो जो कृमि है, फंगल है, उसको रिड्यूस करता होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, हर जगह झमाझम बारिश हो रही है, और महाराष्ट्र में तो वैसे भी खूबसूरत बारिश होती है। इस वक्त बहुत सारे हमारे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं त्वचा में। कभी हमारे प्राइवेट पार्ट्स की तरफ कुछ होता है, या हमारे कुछ रैशेज हो जाते हैं, किसी जगह पे कुछ हो जाता है। तो ये इन सब से कैसे बचा जाए, और ये होती क्यों है? ओके, सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, बारिश में सबसे ज़्यादा अगर प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ तो फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है। उसको हम टीनिया बोलते हैं। तो अगर टीनिया क्रूरिस यानी कि जो ग्रॉइन रीजन में होता है, जांग में होता है, फिर बाकी टीनिया कॉर्पोरिस है, फिर बाकी सब जो टीनिया के टाइप्स है, बेसिकली फंगल इन्फेक्शन जो कि ट्राइकोफाइटम, एपिडर्मोफाइटम, माइक्रोस्पोरम नाम के फंगस की वजह से होता है। तो बारिश में ये ज़्यादा देखने मिलता है, क्योंकि क्या है कि जो हमारे कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा गीले होते हैं, और हम लोग उतना ड्राई अप नहीं कर सकते हैं, और भीड़ होता है, सब कुछ होता है, उस वजह से वो ड्राइनेस ना होने की वजह से, और जो फंगस है उसको तो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, फंगस लव्स मॉइस्चर। तो उसके वजह से फंगल इन्फेक्शन मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस में, अभी एक लास्ट 1 मंथ में मैंने फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। तो वो फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे भी केसेस देखे जो 1-1 साल तक ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन उनका फंगल इन्फेक्शन गया नहीं है रूट से। तो वैसे ही मैंने जो आयुर्वेदिक ड्रग्स अभी मेंशन नहीं किया, लेकिन कर देता हूँ कि गंधक हो गया, करंज तेल हो गया, चक्रमर्द ऑयल हो गया, ऐसे जो ड्रग्स है जो दद्रुग्न यानी कि फंगल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने वाले, वो यूज़ करना चाहिए। बाकी आपने जो लाल दाग वगैरह सब जो बोला है, तो वो इट इज़ सॉर्ट ऑफ एलर्जी या फिर अर्टिकेरिया जिसको हम बोलते हैं एलोपैथी लैंग्वेज में। तो आयुर्वेदा में उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक्चुअली अर्टिकेरिया का बड़ा स्पेक्ट्रम हो जाता है। एक शीत पित्त नाम का डिसीज़ है, सेकंड है उदरदा, और थर्ड है कोट। तो जो शिशिर ऋतु में होता है यानी कि जो जैन फेब में होता है वो अलग है, अलग टाइप का अर्टिकेरिया है। जो बारिश में होता है वो अलग टाइप का अर्टिकेरिया है, जिसको हम कोट बोलते हैं, जो कि थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड होता है और रेज्ड होता है। पित्त और कफ डोमिनेंट डिसीज़ होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो एसिडिटी वाले पेशेंट्स हैं उनके साथ साथ हमको ये देखने मिलता है। तो वो कोट के लिए भी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम देते हैं कि पित्त कफ शामक जो भी ड्रग्स हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन हो गया, फिर आपने जो बोला अर्टिकेरिया हो गया, और तीसरा अगर बारिश में मुझे देखने मिलता है, विच इज़ नॉट द टॉपिक टुडेज टॉपिक, बट फिर भी जॉइंट पेन जो काफ़ी बार है, तो उसके लिए भी तुमको एनिमा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंगल इन्फेक्शन ना हो बारिश के दिनों में, तो ऐसा क्या कर सकते? क्या हम जब नहाकर आते हैं कीप इट ड्राई जितना हो सकता है। कॉटन, पहले तो अंडरगारमेंट जो सारे हैं वो कॉटन, फिर कीप इट ड्राई। जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं 2 से 5 मिनट हाइजीन पे लेक्चर देता हूँ उनको कि हाइजीन कैसा तुमको रखना है टू अवॉइड फंगल इन्फेक्शन फर्स्ट। और फिर बाकी डस्टिंग पाउडर्स भी होते हैं काफ़ी सारे,
जो आप नहाने के बाद यूज़ कर सकते हैं अगर आपको रिकरेंट फंगल इन्फेक्शन होता है तो हम आयुर्वेदा में तो टंकन यूज़ करते हैं, एलोपैथी में क्लोट्रिमेजोल करके होता है, तो डस्टिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं जो कि ड्राइनेस मेंटेन रखेगा। तो वो एक है। और फिर बाकी जो भी आपके कपड़े हैं, टॉवल्स है, वो सबको अलग रखना है, वो तो बेसिक सब चीज़ें हैं, हाइजीन है। भले टीचर ने सिखाया हो शेयरिंग, लेकिन शेयरिंग नहीं है, इधर अवॉइड करना है सब कुछ, ये सब ऐसा आप कर सकते हो। अच्छा, साबुन कौन सा यूज़ करना चाहिए? क्योंकि अमूमन इंडिया में मैंने ऐसे देखा है कि गए हम किसी दुकानदार के पास कि भैया साबुन दे दो, कौन सा, ये वाला दे दो, 10 रुपये का दे दो, 20 रुपये का दे दो, साबुन देता है, हम उसको नहाने के रूप में यूज़ कर लेते हैं। कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो एक ही साबुन पूरा घर घिस रहा है। साबुन को लेकर आज भी लोगों के अंदर ये जो एक भ्रांतियाँ हैं, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, किस तरीके का साबुन चूज़ किया जाए, और क्या साबुन सबका एक पर्सनल होना चाहिए? आइडियल तो होना चाहिए। आपका स्किन टाइप अलग है, आप आपके घर वालों से भी वेरी करते हो सब चीज़ों में, तो उस हिसाब से स्किन टाइप के हिसाब से, बॉडी कंस्टिट्यूशन के हिसाब से आप साबुन यूज़ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बट ये हो नहीं पाता है क्योंकि वही हम लोग साबुन यूज़ करते हैं। तो हम नाम तो नहीं ले सकते इन द पॉडकास्ट, बट जो माइल्ड है, जो ज़्यादा इरिटेट नहीं कर रहा है और जो ज़्यादा स्टे नहीं कर रहा, लोगों को लगता है झाग ज़्यादा आ रहा है तो साबुन ज़्यादा अच्छा है, वो ऐसा नहीं है। जो भारत में हर चीज़ में झाग आता है तभी मज़ा आता है। किचन में बर्तन धोने के लिए साबुन, कपड़े धोने के लिए साबुन, ब्रश कर रहे हैं तो उसमें झाग, और अब कुछ भी कर रहे हैं उसमें झाग आना जरूरी, फेस वॉश के लिए। यस एग्जैक्टली। मैं बुक में भी पढ़ रहा था कि पेप्सोडेंट का जो हाइप हुआ बाद में जाके, वो झाग के कारण हुआ था, कि वो लोगों को वो पसंद आने लगा, बिना झाग के मजा ही नहीं आया। तो इट डिपेंड्स ऑन द बॉडी कंस्टिट्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड बॉडी टाइप, एंड ऑन द प्रकृति ऑल्सो आइडियली। बट ऐसा हो नहीं पाता है, तो अब नहीं हो पाता है तो फिर आप माइल्ड यूज़ करो, जो इरिटेट नहीं कर रहा है बॉडी को, और जो ज़्यादा टाइम तक रह नहीं रहा है, स्टे नहीं कर रहा है। बाकी साबुन के बारे में, अगर आपको डिसीज़ है, सपोज फंगल डिसीज़ है, तो काफ़ी सारे एंटी फंगल सोप्स आप मार्केट में देखोगे कि हाँ ये सोप यूज़ करो, ये एंटी फंगल है, आप यूज़ करोगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मैं कोई सोप के लिए अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप नहा रहे हो, आप सोप यूज़ कर रहे हो एंटी फंगल, लेकिन आप नहा रहे हो, कितना टाइम तक वो रहने वाला है बॉडी पे? हार्डली एक 15-20 सेकेंड, वो पेनिट्रेट भी नहीं कर रहा है। तो एज ए एंटी फंगल वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो तुम जो डिसीज़ वाइज आप सोप यूज़ करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका जो एक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। हाँ, तुम यूज़ कर सकते हो, लेकिन तुम उसको टाइम दो फिर रहने के लिए, उतना टाइम तक रहने के लिए। लेकिन हमारे पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है सोप से ज़्यादा, हम लोशंस यूज़ करें, क्रीम यूज़ करें, बाकी सब चीज़ें यूज़ करें, वाई ओनली। अच्छा, साबुन को लेकर मेरे दिमाग में 3 चीज़ें हैं। कई साबुनों के ऊपर नीम छपा रहता है, हल्दी छपी रहती है, तो इसको लेकर हम क्या, अरे ये तो हर वाले इसको ले लेते हैं। दूसरा, किसी में लिखा है 99.9% वाला जम्स किल वाला। तीसरा, साबुन को लेकर होता है कि खुशबू दे रहा है। तो क्या इन 3 चीज़ों को देखना चाहिए कि साबुन के अंदर क्या चीज़ हो, कि मतलब कुछ ऐसा कोई उसमें एलिमेंट हो या चीज़ मिली हो, इंग्रेडिएंट हो, उसको देख कर के लें। क्योंकि आप जैसे कह रहे हो ना कि यूज़ करने के बाद, जैसे कि मुझे यूज़ नहीं करना, मैं अपनी बॉडी को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ, मैं बहुत चिंतित हूँ कि मेरी स्किन पे कुछ होना जाए, तो क्या देखूँ, क्या किस तरीके से उसको चुनूँ एक बेहतर साबुन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जैसे बोला इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन डाउट ऐसा होता है कि इतना इंग्रेडिएंट्स वो सोप में यूज़ हुआ है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, 4-6 इंग्रेडिएंट्स लिखा है, लेकिन इतना मात्रा में उन्होंने डाला है क्या, वो भी इम्पोर्टेंट है। और आप कितना भी बोलो कि ये केमिकल फ्री है, सब कुछ है, बट अब जब स्टोर कर रहे हो उसको, तो वो उसमें थोड़ा केमिकल्स आ ही जाता है। तो ओवरऑल इसका आंसर ऐसा रहेगा कि आप पहले तो देखो कि इसके अंदर कंटेंट क्या है, कि आपको, आपके बॉडी को वो कंटेंट सूटेबल है कि नहीं। अगर सूटेबल है तो देन यू शुड बाय दैट सोप, अदरवाइज नो। तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, ट्रायल एंड एरर भी आप कर सकते हो, कि आपने लास्ट टाइम जो साबुन यूज़ किया है वो आप कैरी कर रहे हो, आपको तकलीफ नहीं दे रहा है, अच्छे से क्लींस कर रहा है, आपको नहाने वाला फीलिंग भी आ रहा है, तो आप वो कंटिन्यू करो। अदरवाइज आप इंग्रेडिएंट देखो, जैसे नीम छपा है, हल्दी छपा है, ये सब तिक्त रसात्मक है, थोड़ा सा त्वचा की तरफ, स्किन की तरफ जाने वाली चीज़ें हैं, तो वो अच्छी ही है इन ऑर्डर, बट उतनी चीज़ें डाली गई है क्या, वो ऐसा प्रिपेयर किया गया है क्या, और इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ कर रहे हैं आपके बॉडी के लिए सूटेबल है क्या, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे कुछ साबुनों के ऊपर तो मोती छपे हुए हैं, वो ऐसा लगता है मुझे कि घिस के डाले हैं उसमें क्या किया है समझ में नहीं आता है। होता है। स्किन की तरफ हम और आगे बढ़ते हैं।
भारत में, और ख़ास तौर पे मैं भारत को ही मानूँ, भारत के लोगों को गोरा होने का बड़ा शौक है। हाँ। कि मतलब गोरा रंग मतलब सबसे बेहतर है ना, सबसे खूबसूरत वही लोग हैं। गोरे रंग को लेकर जितनी मार्केट में जो इतनी सारी क्रीम्स बिच रही हैं, बेची जा रही हैं, और साबुन बेचे जा रहे हैं, कई ऐसे कुछ ड्रग्स भी आ रहे हैं, कई ऐसी पिल्स भी आ रही हैं, इन सब को लेकर आपके क्या रंग बदला जा सकता है? तो अगर बात अभी इसके बारे में हो रही है तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ कि ग्लूटाथियोन का आपने सुना होगा उसके बारे में जी। कि उसके टैबलेट्स अवेलेबल हैं, आईवी अवेलेबल है, 600 मिलीग्राम के डोसेज में आता है। तो लोग उसको 3 मंथ्स में 15 डेज़ में उसको एडवाइस करते हैं। अभी काफ़ी सारे पार्लर्स में भी मैंने ग्लूटाथियोन के ड्रिप्स भी सुनना शुरू किया है, आईवी ड्रिप्स कहते हैं, आईवी शायद? ड्रिप्स ओके। करना शुरू किया है। तो अभी अगर ऑनेस्टली बोलूँ, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि आप ये इसके पीछे मत पड़ो, क्योंकि ग्लूटाथियोन जो है अल्टीमेटली तुम्हारे मेलानिन को टारगेट कर रहा है। अगर आप आईवी ले रहे हो तो 100% चांसेस है कि आपका जो बाल है वो वाइट हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हेयर में भी तो मेलानिन है। ओके। हाँ, तो इससे अच्छा आप इसमें सब में पढ़ो ही मत। जो फेस है उसके साथ आप खुश रहो, उसको ग्लो लाने के लिए, एक्नी फ्री करने के लिए, पिगमेंटेशन रिड्यूस करने के लिए आप बाकी जो मेजर्स हैं वो आप यूज़ करो उसको। हाँ, मुझे गोरा होना है, ये सब होना है, तो एज सच मुझे तो कोई पॉइंट नहीं उसमें लगता है कि आप हो सकते हो, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ जब मैं रेसिडेंसी में था तब मैंने भी वो चीज़ ट्राई की है, ग्लूटाथियोन एंड एवरीथिंग, बट इट हैज़ गॉट साइड इफेक्ट। कितने टाइम के अंदर, अगर किसी को करना भी है, अमूमन कर ही रहे हैं, वो लोग नहीं मानते, कितने टाइम के अंदर आपका रंग बदल जाता है? 1 to 3 मंथ्स, 1 to 3 के मंथ्स, अंदर? 1 to 3 मंथ्स के अंदर आपको ग्लो आ सकता है। रंग बदलना ये नहीं, ग्लो आना। ग्लो या क्योंकि कई ऐसे हमने बॉलीवुड सेलेब्स देखे जिनके पुराने फोटोज हम देखें और आज के फोटोज देखें, तो ना रंग, रूप, सब सूरत, सब कुछ चेंज हो चुका है। ओ बहुत सारी चीज़ें होती है सर, है ना? राइट फ्रॉम बोटॉक्स होता है, फिलर्स होता है, प्लास्टिक सर्जरी होता है, ये सारे इतने जो मेडिसिन है सब होता है। फिर देन जाके जो आपको फाइनल प्रोडक्ट दिखता है तो आपको लगता है कि ओह इसने ये यूज़ किया इसलिए हो गया। नो, उसके पीछे बहुत एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है जो कि उसका फेस वैल्यू इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ऐसा है। कई सारे ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स हैं जिनके बिफोर और आफ्टर की फ़ोटोज़ सामने आते हैं। अच्छा, अभी रिसेंट का एक मैं मामला आपसे जानना चाहूँगा। शेफाली जरीवाला की मौत के बारे में अभी क्लियर नहीं पता है क्या हुआ है, कार्डियक अरेस्ट आया है, क्या हुआ है, लेकिन ऐसी बातें निकल कर आई कि वो जवान रहने के लिए कुछ ऐसी दवाइयों का उपयोग कर रही थी जिसके कारण उनके इस तरीके से मौत हो गई, या उनके जो हार्ट है उसके ऊपर इस तरीके से अटैक हो गया। क्या ऐसी दवाइयाँ के कारण हार्ट पर कुछ असर पड़ सकता है? डेफिनेटली पड़ता है। हार्ट पे पड़ता है, लिवर पे पड़ता है, किडनी पे पड़ता है, क्योंकि किडनी उसको एक्सक्रीट करने वाला है, लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करने वाला है, और कुछ जो ड्रग्स ऐसे होते हैं वो कार्डियोटॉक्सिक होता है। तो वैसा ड्रग्स का नाम तो मैं इसमें नहीं लूँगा, बट उस वजह से डेफिनेटली आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं धीरे धीरे, कुछ हद तक धीरे धीरे डैमेज हो सकते हैं। अच्छा, कई लोगों की खासतौर पे जिम जाने वाले जो बंदे हैं और जो प्रेग्नेंट जो रही हैं महिलाएं, उनके स्ट्रेच मार्क्स रह जाते हैं। स्ट्रेच मार्क्स रिमूव करने के लिए कोई उपाय है? काफ़ी हद तक मुझे आयुर्वेदिक इंटरनल मेडिसिन से उसमें रिलीफ मिला है। हम लोग उसमें मेद जो है 7 धातुज होते हैं, उसके बारे में मेद के बारे में सोचते हैं और उस हिसाब से उसको ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि मेदोपाचक एंड एवरीथिंग है। एंड लोकली भी ऐसे जो ड्रग्स जो वो त्वचा है उसको नरिश करने वाले हैं। एलोपैथी में अगर देखो आप तो पीआरपी एक प्रोसीजर है, मैंने सुना था कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स है, बट इन माय प्रैक्टिस मुझे उसका इतना रिलीफ नहीं मिला। तो वो मिडल है, और स्ट्रेच मार्क्स ग्रे एरिया है पूरा। हाँ, जा भी सकते हैं, पूरी तरीके से नहीं जाते, पूरे तरीके से जा नहीं सकते। हाँ, जा नहीं सकते, बट काफ़ी हद तक उसको हम लोग गायब कर सकते हैं, 50-60% तक। मैंने जो केसेस देखे उसके हिसाब, मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ उसके हिसाब से, मैं आयुर्वेदिकली इंटरनल मेडिसिन से बोल रहा हूँ और लोकल। पीआरपी के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा। हाँ। पीआरपी को आप कैसे समझाना चाहेंगे? पीआरपी किस चीज़ के लिए करवाई जानी चाहिए? सो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसका पीआरपी सिंपल सा प्रोसीजर है। उसमें आप ब्लड कलेक्ट करके उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं 3600 आरपीएम पे, फिर एक लिक्विड आपको मिलता है जो इंजेक्ट किया जाता है। तो पीआरपी राइट फ्रॉम हेयर लॉस टू जॉइंट पेन यूज़ किया जा सकता है। तो हेयर के थिकनेस को इम्प्रूव करने के लिए
PRP यूज़ हो सकता है। स्किन को रिजुनेट करने के लिए, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए PRP यूज़ हो सकता है। फिर जॉइंट पेन यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन के लिए भी PRP यूज़ हो सकता है। और ऐसे सब बहुत सारे इंडिकेशंस PRP से रिलेटेड आपको देखने मिलेंगे। तो अब हेयर लॉस और पिगमेंटेशन, मैंने जो केसेस देखे, हेयर लॉस और पिगमेंटेशन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स PRP से हैं। अच्छा, अगर जिसके बाल उड़ चुके हैं उनके PRP के थ्रू आ सकते हैं बाल? किस हद तक? हाँ, PRP जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो हेयर का डेंसिटी इम्प्रूव करता है। ओके। हेयर का डेंसिटी ऐसे नहीं तो थिकनेस इम्प्रूव करता है। Okay. अगर बाल पतला है तो उसको थिक करेगा, तो थिकनेस से एक इल्यूजन आएगा कि हाँ इसका जो डेंस है, तो आप वो PRP डेंसिटी इम्प्रूव करने के लिए आप कर सकते हो। उससे एक एडवांस है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट GFC, उसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है। ऐसा रिसर्च पेपर्स भी है कि जो PRP में रिजल्ट्स है उसके फास्ट रिजल्ट्स आपको GFC में देखने मिलते हैं। तो थिकनेस इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली यस, PRP एंड GFC प्रोसीजर्स है। अच्छा, बोटॉक्स ज़्यादा बेहतर है या PRP ज़्यादा बेहतर है? तो ये बोटॉक्स है और PRP, एक्चुअली ये मेरा फील्ड नहीं है, मेरा तो आयुर्वेदा डर्मेटोलॉजी का फील्ड है, तो इसके बारे में जो स्पेशलिस्ट है वो ज़्यादा अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मुझे पता है, जो बोटॉक्स जो होता है एक एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एक मसल पे फॉल होने वाला है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है। लेकिन उसने वो वहाँ पे फॉल नहीं हुआ, उसको बीच में ब्लॉक कर दिया, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो रिलैक्स करेगा। तो जो फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, आपको जो मार्क्स दिखते हैं, जो एजिंग साइंस दिखते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए, लाइक अगर मेरे को फ्रंटालिस ऐसे 3 लाइंस दिखते हैं, उसको मैं 11 लाइंस, इधर 11 लाइंस दिखते हैं, ये फ्रंटालिस वाले लाइंस दिखते हैं, तो यहाँ पर बोटॉक्स इंजेक्ट करके, यहाँ पर बोटॉक्स इंजेक्ट करके आप उसको ठीक कर सकते हो, और उसका रिजल्ट 6 मंथ्स to 1 year तक रहता है। PRP और बोटॉक्स को हम लोग ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बोटॉक्स कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसीजर है और उसके इंडिकेशंस डिफरेंट है। डायनेमिक व्रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए हम लोग बोटॉक्स यूज़ करते हैं, और PRP जो है जो रिजुवनेशन के लिए, स्किन रिजुवनेशन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, हेयर लॉस के लिए, जॉइंट पेन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेक्ट्रम। सोराइसिस क्या होता है? वो सोराइसिस क्या ठीक हो सकता है? मेरे केसेस यस, तो सोरियासिस ठीक होता है। अभी आप पढ़ोगे तो उसमें रिलैप्स और रेमिशन करके आया है। मतलब आज आपने सोरियासिस का पेशेंट देखा, उसको आपने दवा दिया, वो ठीक हो गया, वो उसका लाइफ अभी परफेक्टली अच्छा चल रहा है। 6-8 महीने के बाद उसको फिर से लीजन्स आना शुरू हो गया, उसको हम बोलते हैं रिलैप्स। लेकिन जब तक रिलैप्स नहीं होता तो वो फेज जो था बीच में का, व्हेन डिसीज गोज टू स्लीप फॉर सम टाइम, उसको हम रेमिशन बोलते हैं। तो सोरियासिस में और ऑटोइम्यून डिसीज में ऐसा सब रिलैप्स रेमिशन देखने मिलता है कि थोड़े टाइम के बाद वो वापस आ जाएगा, फिर रेमिशन में रहेगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है सोरियासिस को लेके, हम उसको आयुर्वेदा में सिद्धम कुष्ठ बोलते हैं, जो कि वात और कफ डोमिनेंट होता है। एक्चुअली एको कुष्ठ भी बोल सकते हैं, वो भी वात कफ डोमिनेंट है। कीटिबो कुष्ठ भी बोल सकते हैं, वो भी वात कफ डोमिनेंट है, लेकिन वो वर्ड्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वात और कफ जो दोष है, उससे उसके इम्बैलेंस की वजह से ये सोरियासिस डिसीज़ होता है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जितने पेशेंट्स अभी पोदार में भी रेसिडेंसी में मैंने जितने 50-60 जो पेशेंट्स किए सोरियासिस के, तो उनमें से 60-70% पेशेंट्स को अभी तक रिलैप्स नहीं हुआ है। अभी 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अभी तक रिलैप्स नहीं हुआ है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि हम पंचकर्म प्रोसीजर्स कराते हैं, जो कि शोधन प्रोसीजर्स है। हम बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर देते हैं, टॉक्सिन्स को रिलीज कर देते हैं। तो शोधन में ऐसा मेंशन है आयुर्वेदा में कि न तेषाम पुनरुद्भव, मतलब जो डिसीज़ है उसको वो पूरी तरह से ठीक करेगा और वापस नहीं आएगा, इस तरह से वो ठीक करेगा। तो सोरियासिस के जो मेरे पॉजिटिव रिजल्ट्स वाले केसेस है, 50-60% केसेस, तो उसमें मैंने जो मेडिसिन दिया है या फिर शोधन प्रोसीजर्स कराया है, उनको अभी तक रिलैप्स नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक हो गया है कम्प्लीटली। हाँ, और ऐसे भी जो केसेस है, ऑटोइम्यून डिसीज़ वाले केसेस हैं, उनमें मैंने जब शोधन प्रोसीजर्स कराया, पंचकर्मा जब कराया, तो वो ठीक हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं। लेकिन जो ऑटोइम्यून डिसीज़ है, वो कुछ केसेस में समटाइम्स योर डाइट इज़ फॉल्ट, समटाइम्स योर स्लीप इज़ फॉल्ट, समटाइम्स एनी अदर स्ट्रेस फैक्टर विच कैन कॉज द डिसीज़, वो तो होता ही है। तो उसमें रिलैप्स रेमिशन खुद ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो देखने मिलता ही है। मैं सफ़ेद दाग की बात करना चाहूँ। सफ़ेद दाग होते क्यों हैं? क्या ये ठीक हो सकते हैं और क्या ये वंशानुगत भी होते हैं क्या? तो एक्चुअली उसके बहुत सारे कारण हैं सफ़ेद दाग के। अगर फेस पे आपको सफ़ेद दाग दिखता है तो एक पिट्रियासिस अल्बा करके डिसीज़ है, टीनिया वर्सिकुलर का डिसीज़ है। इवन मैं जब PHC खड़ौली में जब मैं मेरा इंटर्नशिप कर रहा था, तो आपको कुष्ठ रोग पता है, लेप्रेसी, तो लेप्रेसी की वजह से भी सफ़ेद दाग होता है, वो भी एक डिसीज़ है। अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, अगर आपका न्यूट्रिशन प्रॉब्लमेटिक है, तो उसकी वजह से भी आपको सफ़ेद दाग हो सकते हैं। और लास्टली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी और एक कारण है,
अगर आपने स्टेरॉयड ओवर अप्लाई किया, यानी कि जो स्टेरॉयड क्रीम्स है अगर ओवर अप्लाई आप करते हो तो उसकी वजह से सफ़ेद दाग हो सकते हैं। फिर और अब आगे पढ़ो तो विटिलिगो नाम का जो डिसीज़ है, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो जब बोलते हैं, सफ़ेद दाग वाला जो डिसीज़ है, तो उसकी वजह से आपको सफ़ेद दाग देखने मिलते हैं। तो डिपेंड करता है कि उसका पैथोलॉजी क्या है। अगर कोई बच्चा सफ़ेद दाग चेहरे पे लेके आ रहा है तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं कि एक तो उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, या फिर वर्म्स है यानी कि कीड़े हैं अंदर, तो उसके लिए हम ट्रीट करें, या फिर फंगल इन्फेक्शन हुआ है जो कि एक इन्फेक्शन ही है। तो वो डिपेंड करता है कि पैथोलॉजी क्या है। फिर आपने जो बोला कि वो जेनेटिक होता है क्या, ऐसा पता है क्या, तो आयुर्वेदा में तो ऐसा बोला है कि जो विटिलिगो डिसीज़ है तो उसका एक कारण उन्होंने बोला है पापकर्म। अभी आज के हिसाब से पापकर्म काफ़ी अलग उसका कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसका डाइवर्स वे हो सकता है। हम ये कैमरा के बाद बताऊंगा कि मैंने कौन से पापकर्म वाले डिसीज़ को ठीक किए है। तो ये विटिलिगो जो डिसीज़ है उसका कारण एक पापकर्म बोला है, दूसरा विरुद्धाहार भी बोला है। विरुद्धाहार यानी कि दूध और मछली हो गया, और ठंडा गरम, गरम ठंडा, हॉट कोल्ड, फिर आप दही खा रहे हो, फिर और कोई ऐसी जो अलग जो फूड आइटम है जो कंपेटेबल नहीं है आपके बॉडी के साथ, अगर आप ये सब यूज़ कर रहे हो तो आपको विटिलिगो जैसा डिसीज़ हो सकता है। तो ये सब तो बाकी सब डिसीज़ तो ओके है, इनको मैं इजीली 1-2 महीने में आराम से उसको रिजल्ट्स आ सकता है। लेकिन जो आखिरी में विटिलिगो का बात करें, विटिलिगो में इट टेक्स टाइम अराउंड 6 months 1 year में भी, तो कभी कभी 1.5 साल भी लग सकता है। और एक छोटा पैच आने के लिए जो स्ट्रगल हम लोग ने रेसिडेंसी में भी किया है, जब हम लोग पधार में रेसिडेंसी में किया, एक छोटा पिगमेंटेशन आने के लिए कभी कभी 6 महीना लग जाता है। तो उसको रेगुलर मेडिसिन कंटिन्यूसली बॉम्बार्डिंग, लोकल एप्लीकेशन, इंटरनल मेडिसिन, तो ऐसे विटिलिगो के पेशेंट्स भी मैंने काफ़ी सारे ठीक किए हैं, लेकिन उसको टाइम लगता है। और बाकी सब जो मैंने कारण बोले ऊपर वाले वो ओके है। तो सफ़ेद दाग के कारण इंपॉर्टेंट है, कारण कौन से है उस हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। अगर फंगल कारण है तो फिर एंटी फंगल देंगे, एक्जिमा कारण तो है जो एक्जिमा के लिए ट्रीटमेंट है वो देंगे, विटिलिगो कारण तो विटिलिगो के लिए ट्रीटमेंट देंगे। अगर स्टेरॉयड इंड्यूस्ड हुआ है मतलब तो फिर स्टेरॉयड आप अप्लाई मत करो, तो वो एक प्रिवेंशन हो सकता है। न्यूट्रिशनल है तो न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करके हम लोग ट्रीटमेंट दें। तो कारण कौन सा है उस पर डिपेंड करता है कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनका पूरा शरीर ही उस सफ़ेद दाग से ग्रसित है और बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, और उनके जो रंगों के जो टेक्सचर है ना, जैसे मान लो कुछ बना हुआ है वो चेंज होता रहता है। उनके यहाँ शादियाँ भी बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, तो क्या उनके बच्चों के अंदर भी ये बीमारी जा सकती है? हाँ जा सकते। एक एक्चुअली मेरे को लगता है कि आप एल्बिनिज्म शायद बात कर रहे हैं कि पूरा ही पूरी बॉडी भी जो है, तो आप एल्बिनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो वो प्रॉब्लमेटिक डिसीज़ है। और जो विटिलिगो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। तो होता है। आयुर्वेद में पंचकर्मा का बहुत महत्व है। हाँ। पंचकर्मा किस किस चीज़ में लाभदायक है, कब करवाया जाए, साल में कितनी बार करवाया जाए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके, सो ऐसा होता है कि जब दोष हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि बहुदोष अगर अवस्था है, तो हम शोधन कराते हैं, यानी कि पंचकर्म कराते हैं। तो उसमें प्रोसीजर्स हैं। एक हो गया वमन, यानी कि ऐसा कोई ड्रग दो जिससे आपको उल्टी हो जाए, और उल्टी हो करके 5-6 बार अगर उल्टी हो तो आपका जो भी टॉक्सिन्स है जो डिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको वो निकल जाए। एक वमन प्रोसीजर है। एक विरेचन प्रोसीजर है जिसमें हम ड्रग ऐसा देते हैं जिससे मोशन के थ्रू सारे टॉक्सिन्स निकल जाए। वमन, विरेचन, एंड देन तीसरा है बस्ती यानी कि एनीमा। अभी उसमें भी 2 टाइप्स होता है, एक तेल वाला बस्ती होता है और एक काढ़े वाला बस्ती होता है। और ये बस्ती जो होता है वो वात दोष को कंट्रोल करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट आता है रक्तमोक्षण, यानी कि आपका ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए जो गंदा खून है उसको हम निकाल देते हैं। तो बहुत सारे वेज है निकालने के। एक हम लीच लगा करके निकाल सकते हैं, या फिर हम एक स्कैल्पमेन सेट यानी कि 18 नंबर का नीडल से हम लोग एक 150-200 ml निकाल सकते हैं, ब्लड निकाल सकते हैं। ब्लड लेटिंग प्रोसीजर है। तो डिपेंड करता है आपका डिसीज़ क्या है। अभी हम स्किन डिसऑर्डर में ज़्यादा रक्तमोक्षण करते हैं, ब्लड लेटिंग करते हैं। आज ही का बात है, 23rd of June को एक पेशेंट मेरे पास आया था। हाथों पे हाइपर कॉर्निफाइड लीजन्स थे, यानी कि ज़्यादा जाड़ा उसको एक स्केलिंग वाला लीजन्स था हाथ पे और पैर पे, स्केलिंग था। तो उसके लिए मैंने फर्स्ट ही विजिट पे उसको बोला कि अब पहले हम लोग खून निकाल लेते हैं फिर बाकी का बात करते हैं। तो उसका मैंने 150 ml ब्लड निकाला। वो बोला कि मुझे नेक्स्ट डे से ही फ़र्क होने लगा। आज ही वो आया था, मैं फ़ोटोज़ भी आपको शेयर कर देता हूँ। उसका ऑलमोस्ट 90% चला गया। सो इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट कि रक्तमोक्षण कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे स्किन डिसऑर्डर्स के लिए। तो डिपेंड करता है आगे, अगर आपका ब्लड में कोई डिसऑर्डर है
यानी कि जॉइंट पेन ड्यू टू वात रक्त जो हम लोग डिसीज़ बोलते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग ब्लड निकालते हैं। स्किन में कोई बीमारी है तो उसके लिए भी हम लोग ब्लड निकालते हैं। विरेचन जो प्रोसीजर है वो डिपेंड करता है कि अगर आपको ब्लड में यानी कि ब्लड से रिलेटेड कोई डिसीज़ है, स्किन डिसीज़ हो गया, सम जॉइंट पेन रिलेटेड हो गया, माइंड इन्वॉल्व है लेकिन ड्यू टू पित्त या फिर रक्त, तो उसके लिए हम लोग विरेचन यानी कि मेडिकेटेड पर्गेशन कराते हैं। फिर वमन वो हम जो दोष है कफ दोष के लिए कराते हैं। जैसे बस्ती मैंने वात के लिए बोला, विरेचन मैंने पित्त के लिए बोला, और मैं ये नॉर्मलाइज बोल रहा हूँ, हम लोग करा कुछ भी सकते, डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है। वमन हम कफ दोष के लिए कराते हैं, जो फ्लेगम है उसके लिए हम लोग वमन कराते हैं। तो सारे प्रोसीजर सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट अभी 300, 400, 500 हम लोग ने पुदार में रेसिडेंसी में भी किए हैं और किसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए हैं, और इनफैक्ट उनका डिसीज़ फिर से रिलैप्स नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा बात है। तो जो पंचकर्म प्रोसीजर्स हैं, अगर आपका कंडीशन वैसा है तो पंचकर्म ज़रूर कराना चाहिए। अगर वो बहुदोष यानी कि हद से ज़्यादा अगर दोष बढ़ गए तो पंचकर्म कराना चाहिए, ताकि आपको डिसीज़ रिलैप्स ना हो। न तेषाम पुनरुद्भव, जैसे कि बोला गया है, दोषा कदाचित कुप्यंती जीता लंघन पाचने, और एक बार हम लोग पंचकर्म कराते हैं न तेषाम पुनरुद्भव, फिर से डिसीज़ नहीं आता है। ये शो इम्पोर्टेंस है। लेकिन एक रियलिटी चेक आपको मैं ये लास्ट पॉइंट के थ्रू देना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमको पंचकर्म कराना है, बस ऐसे ही हमको पंचकर्म कराना है हेल्थ के लिए आप पंचकर्म करा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको हार्ट डिसीज़ है और आप वमन करा रहे हो, ऑब्वियसली उसको कॉम्प्लिकेशंस होने वाला है ना। अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जिससे आपको रिकरेंट डायरिया हो रहा है, और आप विरेचन जैसा यानी कि मेडिकेटेड पर्गेशन प्रोसीजर करा रहे हो, जिससे मोशन के थ्रू निकलने वाला है, तो आपको कॉम्प्लिकेशंस होने वाला है। तो कॉम्प्लिकेशंस होता है, इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन अगर इंडिकेटेड नहीं है और आप करा रहे हो तो डेफिनेटली इसको कॉम्प्लिकेशंस होने ही वाला है। लेकिन अगर इंडिकेटेड है और आप करा रहे हो तो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, वो सेफ प्रोसीजर्स है, ठीक है। तो काफ़ी बार पेशेंट ऐसे हमको पंचकर्म, हम सिर्फ वो शरीर शुद्ध हो जाता है, सब मन शांत हो जाता है, हमारा डिसीज़ निकल जाता है, हमको सिर्फ पंचकर्म कराना है, और ये भी लिख के लेके आते हैं गूगल से कि हमको ये पंचकर्म कराना है, आप हमारा ये करा दो, हमको नींद नहीं आ रही हमको शिरोधारा करा दो। लेकिन हमको एज अ वैद्य, एज अ डॉक्टर लगता है कि इसको पंचकर्म कराना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि मेरे डॉक्टर्स के लिए भी तभी आप पंचकर्म कराओ, बिकॉज उसमें रिजल्ट्स नहीं आने वाला है। उसमें वो फिर वो ग्रे एरिया में ही फॉलो हो जाएगा कि हाँ इसको सिर्फ ये पंचकर्मा का पेशेंट है, ये हमारा पेशेंट नहीं है, पंचकर्मा का पेशेंट है, ये पंचकर्मा के लिए आया था, बस इसके लिए आया था, मन हुआ और हाँ मन हुआ और आ गया। तो ऋतुनुसार हम पंचकर्मा करा सकते हैं, लाइक फरवरी में वमन करा सकते हैं, अक्टूबर में हम विरेचन करा सकते हैं, रक्तमोक्षण ब्लड लेटिंग करा सकते हैं, बारिश के दिनों में अभी तो प्राइम है, अभी तो लेना ही चाहिए, बस्ती करा सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आपको इंडिकेटेड है क्या। अगर नहीं है इंडिकेटेड तो आप हेल्थ के लिए भी करा रहे हो तो एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो कि सच में हमको ज़रूरी है क्या, इससे हमको फ़ायदा होगा क्या, तभी आप कराओ। नहीं तो आप निकल लेते हो कि हाँ पंचकर्म करना है, यूं ही पैसे बर्बाद हाँ। कर। कितने दिन की प्रोसेस होती है? डिपेंड करता है कि अभी बस्ती है, उसमें टाइप से कर्मकाल योग, तो 36 दिनों तक भी बस्ती हम लोग रेगुलरली दे सकते हैं, 16 दिनों 8 दिन तक बस्ती दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है। वमन जो प्रोसीजर है, एक्चुअली जो मेन प्रोसीजर है वो एक ही दिन का है वमन और विरेचन में, लेकिन उसके पहले प्री प्रोसीजर होता है। हम लोग जो फैट ड्रिंकिंग यानी कि जो घी से पूरे जो दोष है उसको एक कट्ठा लेके पेट में कोष्ठ में लाकर छोड़ते हैं, ताकि वो एक जगह से निकल जाए, तो वमन से निकल जाए फिर विरेचन से निकल जाए। तो जो मेन प्रोसीजर है वो एक ही दिन का है, लेकिन उसके पहले जो प्री प्रोसीजर है और पथ्य है वो फिर 7-8-10 दिन उसमें जाता है। तो ओवरऑल ऐसा देखो तो 15 डेज अगर तुम्हारे पास है, इन सिटी लाइक मुंबई तो डिफ़िकल्ट है, तो 15 डेज अगर आपके पास है तो आप पंचकर्म डेफिनेटली करा सकते हो। और पंचकर्म कराने के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद का पोस्ट कर्म। अगर पोस्ट कर्म में आप डाइट में कुछ गड़बड़ करते हो तो फिर आपको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। ओके, हाँ। एक्जिमा क्या होता है, ये कैसे हट सकता है आयुर्वेद के जरिए? तो एक्जिमा आपने काफ़ी बार देखा होगा कि ट्रेन में या फिर कहीं भी आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग खुजली करते रहते हैं अपने पैर के आसपास, और उनके पैर के पास एक काला धब्बा रहता है जो थोड़ा सा उसका थिक होता है, और वो खुजली कंटिन्यूसली जब उनको स्ट्रेस फैक्टर इन्वॉल्व होता है तब वो खुजली करते रहते हैं। तो उसको एक तो लाइकेनिफाइड एक्जिमा या फिर लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस करके डिसीज़ है, तो हम डिसीज़ में नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेदिकली हम लोग देखो तो उसका कारण ढूंढना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अभी काफ़ी बार मैंने कितना मैं स्किन पेशेंट देखूँ, जब से मेरा अभी न्यू क्लिनिक खुला है या फिर पुदार में जितना मैंने क्लिनिक देखा है, जितना मैंने पेशेंट देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है 95% ये बहुत बड़ा बहुत बड़ा नंबर है। 95% ऑफ द टाइम पेशेंट का माइंड इन्वॉल्व है, उनके माइंड में डिसीज़ है। माइंड में अगर उनको स्ट्रेस है तो उनको स्किन में डिसऑर्डर है। अच्छा। हाँ, ये भी बात है। फिर अब एक्जिमा के बारे में बोल रहे थे तो उसके बहुत सारे टाइप्स मिलते हैं, लेकिन आपको जो कॉमनली दिखा जाता है, एक बच्चों में ऑटोपिक एक्जिमा होता है या फिर इन्फेंटाइल एक्जिमा बोलते हैं, यानी कि जो 6 महीने का बच्चा है उसको लाल अगर फेस पे है तो आज उसको लाल है, वो लाल चला भी जाएगा, लेकिन कल जाकर यानी कि कुछ सालों बाद उसको एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, उसको कुछ सालों बाद जाके अस्थमा जैसा बीमारी हो सकता है। यानी कि उसके बॉडी के अंदर आईजी नाम का जो एंटीबॉडी, उसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा रैपिड है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो बच्चों में ऑटोपिक एक्जिमा या फिर बड़ों में भी ऑटोपिक एक्जिमा आपको ध्यान रखना है। और आयुर्वेदिकली डिपेंड्स ऑन द पैथोलॉजी। अगर वात कफ है तो ड्रग्स अलग होते हैं, पित्त कफ है तो ड्रग्स अलग होता है। अगर पेशेंट लीन है, हैवी ओवरवेट है, तो उसके हिसाब से हम लोग ड्रग्स चेंज करते रहते हैं। और कौन सा डोमिनेंट कुछ है, वात डोमिनेंट है, पित्त डोमिनेंट है, कफ डोमिनेंट, उसके हिसाब से हम लोग डिसीज़ और ड्रग्स चेंज करते रहते हैं, वो अलग बात है। और दूसरा जो है आप लाइकिनिफाइड एक्जिमा, जो पैर पे काफ़ी बार देखोगे, थिक वाला एक्जिमा, तो आयुर्वेदा के हिसाब से अगर मैं आपको सच बोलूँ तो ये पूरा ठीक होता है, पूरा पिगमेंटेशन के साथ ठीक होता है। क्योंकि स्किन डिसऑर्डर्स के चैप्टर में ही मैंशनड है, जो वात कफ है यानी कि जो लाइकिनिफाइड एक्जिमा मोस्टली है, वात और कफ वाले जो स्किन डिसऑर्डर है वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। तो मैं फर्स्ट डे ही पेशेंट को कॉन्फिडेंटली बोल देता हूँ कि ये 3-6 महीने में आपका कम्प्लीटली जाने वाला है, बस आप मेडिसिन से। जहाँ कहीं भी आपको लाल या फिर पित्त इन्वॉल्व हो गया वो थोड़ा सा तकलीफ देता है, लेकिन वात और कफ अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया वो ट्रीटेबल है। तो एक्जिमा में मोस्टली हम लोग ऑटोपिक एक्जिमा और लाइकिनिफाइड एक्जिमा या फिर वेरिकोज एक्जिमा ये ज़्यादा देखने मिलता है। बाकी सेबरिक डर्मेटाइटिस वगैरह सब है ही पार्ट, डैंड्रफ से रिलेटेड वगैरह से रिलेटेड। अगर हम केमिकल से एक्सपोज है तो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया। चेन अगर प्रॉब्लम रहा तो चेन रिलेटेड यानी कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। फिर से बिंदी से अगर प्रॉब्लम है, बिंदी के एलिमेंट्स है तो बिंदी डर्मेटाइटिस यानी कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया। तो वो डिपेंड करता है हिस्ट्री पे। तो ऐसे बहुत सारे एक्जिमा के टाइप्स है, लेकिन ध्यान हमको ऑटोपिक एक्जिमा और वेरिकोज एक्जिमा या लाइकिनिफाइड एक्जिमा जो ज़्यादा केसेस देखने मिलते हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए। ये तो डिटेल से बात हो गई हमारी एक्जिमा की। फेस पे कई दफ़ा हमारे कट लग जाते हैं, किसी चीज़ का निशान बना रहता है, तो आयुर्वेद में कोई ऐसा तरीका है कि इसको हम हटा सकें? लोकली हम उसको मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट सेक्शन ऑफ इंटरव्यू में बोला था कि अगर आपको गड्ढा होता है, पिटेड है, तो उसको भरना है अपने को। तो भरने के लिए जैसे हाइलोरिक एसिड है, वो एसिड है, वो मॉइस्चराइज़र है, वो गड्ढा भर देगा। तो वैसे ही हम लोग को ऐसा कुछ यूज़ करना है जो गड्ढा भर सके। वो घृत है, मतलब आयुर्वेद में वो घृत है, लेकिन वो डीपर पेनेट्रेट होना चाहिए। तो इंटरनली भी हम लोग उसको दें, खाने के लिए भी दें, लगाने के लिए भी दें, तो काफ़ी हद तक हम लोग स्कार गायब कर सकते हैं। काफ़ी हद तक एक 50 to 70% तक गायब कर सकते हैं। मेलाज्मा भी हम लोग 50 to 70% गायब कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रेट है, नंबर है। 70% यानी कि बहुत अच्छा नंबर है कट्स के लिए, स्कार्स के लिए बेसिकली। अच्छा, एक सवाल है कि किसी किसी की स्किन जो होती है ना, गर्मी में ठीक रहती है और ठंडी में बहुत ड्राई हो जाती है, तो इतनी ड्राई हो जाती है कि ब्लैक होने लगती है। ऐसा क्यों होता है और कैसे ठीक हो सकता है ये? जनरली इसको ज़ेरोसिस बोलते हैं। अच्छा। या फिर ये जनरली मैंने ओल्ड लोगों में देखा है, जो जिनका एज अराउंड 70 है, 60 है, तो उनमें कॉन्स्टिट्यूशनली वात बढ़ता है, तो उस वजह से उनका स्किन ड्राई और पिगमेंटेड होता है। तो वो एक कारण है उसका ओल्ड लोगों में। एस्टियोटिक या फिर जीरोटिक एक्जिमा इसको बोलते हैं, और ये बहुत इजीली ट्रीटेबल है। इसके लिए आप लोकली घृत अप्लाई करो और इंटरनली आप घृत लो, क्योंकि आयुर्वेदा में भी बोला है वातत्तरेषु सर्पी, यानी कि जो वात डोमिनेंट कुष्ठ है उसके लिए घी और घी बस। एक सवाल है कि किसी को PCOS है तो क्या वो लेज़र ट्रीटमेंट करवा सकता है? फॉर हिर्सुटिज्म यानी कि बाल जो है उसके लिए शायद तो फिर वो करा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन PCOD के लिए मैं सबसे PCOS के लिए या फिर PCOD जो एक सिमिलर है उसके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप इंटरनल पैथोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आप ओवरवेट हो रहे हो। ऐसा इमेजिन करो क्योंकि आपके ओवरी की जगह 2 टेस्टिस रख दिए गए, 2 टेस्टिकल रख दिए गए, तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ एंड्रोजन वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए आपको एक्ने आता है, इसलिए आपको चेहरे पे बाल आ रहा है, ये सब चीज़ें। तो PCOS और PCOD के लिए आप एक्ने के ट्रीटमेंट अलग डॉक्टर से लोगे, हेयर का ट्रीटमेंट अलग डॉक्टर से लोगे, फिर और कुछ होता है PCOS से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन तो उससे अलग डॉक्टर से लोगे। तो ऐसा आप मत करो। PCOS का जो पैथोलॉजी है, यानी कि जो पॉलीसिस्ट जो ओवरी में बने,
जो कफ का लेयर ओवरी के ऊपर बना है उसको ब्रेक करने के लिए आप एक ही डॉक्टर से या फिर कोई आयुर्वेदिक फिजिशियन से लो, ताकि वो आपके रूट पैथोलॉजी पे, इंटरनल पैथोलॉजी पे काम करे, वो PCOS पूरी तरह से ठीक हो जाए। क्योंकि आप हिरसुटिज्म यानी कि जो बाल आ रहे हैं उसके लिए आप दवा लोगे सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो जब तक लोगे तब तक ठीक है। इंटरनल पैथोलॉजी तो ट्रीट नहीं किया ना, रूट कॉज को तो ट्रीट नहीं किया ना, इसलिए हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रूट कॉज को टारगेट करते हैं ताकि ओवरऑल डिसीज ही ठीक हो जाए। ओके, अब मैं कुछ ऐसे सवाल करूंगा जिनके आप रैपिड फायर जवाब अच्छा। दें और छोटे छोटे, जिससे कि हम पब्लिक तक और ज़्यादा बेहतर तरीके से थोड़ा ईजी लेकिन नो प्रॉब्लम। खूबसूरत होठों के लिए क्या किया जाए, आयुर्वेद में क्या उपाय है? आप घी अप्लाई कर सकते हो, घृत अप्लाई कर सकते हो। किस तरीके से लगाया जाए? रात को आप लगा सकते हो, घी लगा सकते हो डेली, क्योंकि जिनको ड्राई लिप्स होते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। फेस ग्लो आ जाए, उसके बारे में तो हमने डिटेल से बात की है, लेकिन फेस ग्लो तुरंत आ जाए, कहते हैं ना इंस्टेंट आ जाए, उसके लिए क्या किया जाए? आयुर्वेद में कौन सा लेप है या क्या कोई तरकीब? यष्टि मधु से बेटर कोई नहीं है, मतलब ज्येष्ठ मधु से बेटर कोई नहीं है, पिगमेंटेशन एनहांस ज़रूर करेगा। ओके, किसी को घमोरियाँ हो गई हैं, कई दफ़ा रैशेस हो जाते हैं, इन सबको आयुर्वेद में किस तरीके से हटाया जा सकता है? आप शॉक हो जाओगे, लेकिन डर्मिकुल जो घमोरिया का प्रोडक्ट है उसके अंदर आयुर्वेदिक कंटेंट है, टंकन। हाँ, तो आप जब उसको स्प्रे करते हो तो टंकन ही स्प्रे कर रहे हो, तो तुरंत गायब होता ही है। एक आखिरी सवाल और कर लेता हूँ। काफ़ी सारे लोगों के जो नाखून के बगल से जो ऐसा होता है ना कि खाल खिंच जाती है, ये किस कारण से होता है? दो डिसीज है एक्चुअली, एक पैरोनोकिया है, नेल फंगल इन्फेक्शन भी है नेल से रिलेटेड, और दोनों भी ट्रीटेबल है लेकिन टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम है। 6 मंथ्स तो नेल डिसऑर्डर्स के लिए मैं बोल देता हूँ। मैंने भी बोर्ड पे डाला है कि त्वचा, केस और नख, मतलब जो नेल डिसऑर्डर्स, लेकिन नेल डिसऑर्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये एग्जाम ही है नेल डिसऑर्डर्स यानी कि। तो जो अब निकल जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो वो पैरोनोकिया, नेल पैरोनोकिया, वो तो बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, उसको इस सबसे ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर नेल फंगल है तो उसको 3 to 6 मंथ जाता है। लेकिन ऐसा एक रेफरेंस आया है योग रत्नाकर में, और मैंने भी यूज़ किया उसको काफ़ी बार, कि टंकन जो होता है आयुर्वेद में ड्रग है, तो उसका जो पाउडर है वो नेल फंगल के लिए इतना बेस्ट काम करता है। उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर टंकन से ठीक नहीं हो तो हम ये भी मान लेंगे कि पत्थर पानी पे तैर सकता है, ऐसा उन्होंने उसको रिलेट किया है। क्या नींबू और दही सच में पिंपल्स को ठीक कर? मैंने किसी को प्रिस्क्राइब नहीं किया तो आई कांट टेल, बट वो मे बी नींबू से और दही से स्किन केराटोलाइज होता होगा। क्या डेली मेकअप करने से स्किन खराब होती है? काफ़ी हद तक, अगर वो मेकअप हम लोग निकालते नहीं है तो काफ़ी हद तक, क्योंकि पोर्स हम लोग उसको एक लेयर बना करके रखते हैं। टीनेजर्स की सबसे बड़ी गलती क्या है स्किन को लेकर? बट स्किन को जंक फूड, सबसे बड़ी गलती जंक फूड है, क्योंकि वो जंक से वो पहले से दोस्ती कर लेते हैं, फिर वो स्किन से बाद में आता है कि हाँ नहीं, बाद में आपको स्किन ठीक करना है, लेकिन तब तक स्कार बन जाता है, पिगमेंटेशन हो जाता है, फिर उसको टाइम लगता है। क्या लड़कों को फेशियल करवाना चाहिए? ज़रूरी नहीं है। फेस वॉश सिर्फ रात को यूज़ करना चाहिए, दिन में भी करना चाहिए? आप दिन में यूज़ करना चाहिए, रात को भी यूज़ करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फेयरनेस क्रीम सच में स्किन लाइट करती है या सिर्फ धोखा है? बोल दो समझ गया। ओके, बिगेस्ट मिस्टेक है ऐसी कौन सी जो लोग सनस्क्रीन के साथ समझते हैं? बिगेस्ट मिस्टेक तो उससे वाइट का सनस्क्रीन से आपको सिस्टमिक कोई डिसीज़ होगा, कोई बड़ा बीमारी हो जाएगा, ऐसा बहुत काफ़ी लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है, काफ़ी सेफ़ है, आप यूज़ कर सकते हो। डार्क सर्कल्स हटाने के लिए सबसे बड़ा मिथ क्या देखते हैं आप? मिथ घरेलू नुस्खे काफ़ी ज़्यादा मिथ हैं कि आप ये लगाओ वो लगाओ सब कुछ करो, लेकिन वो सब। और एक और आखिरी सवाल, क्या महंगे स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करने से ही आपकी स्किन अच्छी रहेगी? ज़रूरी नहीं है महंगे स्किन प्रोडक्ट्स। अभी मैं जो कस्टमाइज्ड किट पेशेंट के लिए बनाऊंगा पेशेंट के हिसाब से, तो महंगे भी हो सकते हैं, लेस प्राइस भी हो सकता है, डिपेंड है कि क्वालिटी कैसा है, वो ड्रग का क्वालिटी कितना अच्छा है, पोटेंट कितना है। तो महंगा और पोटेंसी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो आप पोटेंसी पे देखो, महंगा पे मत देखो। चलते चलते एलोवेरा जेल की बात कर लेते हैं, घृत कुमारी की, जिसको आयुर्वेद में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। बेस्ट मॉइस्चराइजर कैसे यूज किया जाए और इसके फ़ायदे क्या है, ये अंत में आप बता दीजिए। बस जैसे मैंने शद्दोत के बारे में बताया, वैसे ही एलोवेरा के बारे में बताऊँगा। नेट पे उसका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिया है कि एलोवेरा ऐसा है, एलोवेरा वैसा है वगैरह, बट अल्टीमेटली वो मॉइस्चराइज़र है, तो वो मॉइस्चराइज़ करता है स्किन को। फर्स्ट ये है, फिर सेकेंडली आप जब अप्लाई करते हो थोड़ा सा आपको ग्लो दिखेगा। नाइट में जनरली अप्लाई कर सकते हो आप मॉइस्चराइज़र, या फिर डे में अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, और Thank you so much. इतने Thank you so सारे much. स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के Thank you जवाब so देने much. के लिए। और मुझे लगता है ये जो इंटरव्यू है, ये जो वीडियो है हमारे लोगों तक पहुंचेगा और उनको पक्का उनको कोई बेहतर ज्ञान ही देगा, खास तौर पे आयुर्वेद को लेकर। बहुत बहुत Definitely, धन्यवाद। definitely. Thank you so much for inviting. Thank you so much.